मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे साउंड किलर, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अचानक प्रकाश के छोटे छोटे कणों में बदलकर उड़ने लगा वो विशाल मलबे का ढेर। कुछ ही पलों बाद मलबे के ढेर के नीचे नजर आया वो दृश्य जिसके सामने विश्व का हर आश्चर्य बौना था। अज्ञात मददगार ने एक बार फिर बचा लिए थे राम रहीम के प्राण। कौन हो तुम और क्यों हर बार हमारी मदद को आ पहुँचते हो? तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना है दोस्तों, लेकिन मेरी कहानी जड़ लंबी है जिसे सुनने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है अभी। क्योंकि अगर तुम इसी समय राजनगर एयरपोर्ट नहीं पहुँचे तो वहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर एक बार फिर सबको सस्पेंस का झूला झुलाता गायब होता गया प्रकाश पुंज। भाग खड़े हुए सभी राजनगर एयरपोर्ट की तरफ। क्या अनर्थ होने जा रहा है एयरपोर्ट पर, ये तो अब वहीं पहुंचकर पता चलेगा। राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पर मंडरा उठे थे आज तबाही के साए, क्योंकि उसकी तरफ बढ़ रही थी नन्हे कदमों की स्वामिनी साउंड किलर। बड़ाम बड़ाम बड़म। भगदड़ मच गई एएसएफ के जवानों में। ओह नो, रोको उस लड़की को, वरना उसकी चीखें इस शहर को कुछ ही पलों में शमशान बना देगी। एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स गरज उठी, गने एवं रॉकेट लॉन्चर। बड़ाम तर तर तर। लेकिन आवाज की उस दीवार को पार न कर सकी एक भी गोली और रॉकेट। बड़ाम बड़ाम। एएसएफ के गार्ड्स की मौत का पैगाम लेकर उनकी ओर घूमी साउंड कूलर। लेकिन इससे पहले कि साउंड किलर की चीख वहां कहर ढा देती, आ पहुंचे राम रहीम। रुक जाओ बेबी, रुक जाओ, रुक जा बेबी, ये तबाही मत मचा, मत तबाह कर अपनी विनाशकारी आवाज़ से इस दुनिया को। एक पल के लिए सिकुड़ी साउंड किलर की आंखें, ख्यालों में उभरे कुछ बीते पल। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उभरे उसकी आंखों में अपनेपन के लक्षण, जो उड़न छू हो गया इस आवाज़ को सुनकर। रुक क्यों गई साउंड किलर? चीखो, जोर जोर से चीखो, तुम्हें तबाही मचानी है, तबाही मचानी है तुम्हें। हथौड़े की भांति साउंड किलर के मस्तिष्क में बसते चले गए वे शब्द और चीख उठी वो। आ बेहद फुर्ती से एक और उछलकर बचाया सभी ने अपने आप को साउंड किलर की ध्वनि तरंगों की चपेट में आने से। एक बार फिर सभी खड़े थे उस विध्वंस के सामने। रुक जाओ बेबी, प्लीज रुक जाओ, सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का कारण मत बनो। बेकार है राम भैया, इस पर हमारी पुकार का कोई असर नहीं हो रहा। रहीम का सोचना गलत था। उसकी पुकार का 100% असर हो रहा था उस मासूम के मस्तिष्क पर। उसके दिमाग में फिट माइक्रोचिप्स और उसके दिल में चल रही भयंकर जद्दोजहद, जिसका फैसला हो पाता उससे पहले ही जिस्म से निकली वो लोहे की रस्सी पहले उसके पैरों से और फिर पूरे शरीर से लिपटती चली गई। अगले ही पल साउंड किलर को जकड़े वापस धरती में समा गई वो मशीनी भुजा। भाग खड़ा हुआ राम जमीन में उत्पन्न गड्ढे की तरफ। हम इतनी आसानी से बेबी को नहीं जाने देंगे, कूद गए राम रहीम अंजाम की परवाह किए बगैर। स्तब्ध खड़े रह गए जॉन, अमित एवं अनिल। ये तो बंद हो गया, अब हम क्या करें? खट, तभी चीख उठा अनिल, वो देखो, ये तो रहीम भैया का हाथ है, हमें अपने पीछे बुला रहा है। ये हो ना हो रहीम भाई ने इसे हमारी मदद के लिए यहाँ छोड़ा है। आओ इसका पीछा करके हम उन तक पहुँच सकते हैं। इधर अंधेरे के गर्भ में गिरते राम रहीम आ पहुँचे थे एक विचित्र गोलाकार कक्ष में। ये हम कहाँ आ पहुँचे हैं राम भैया? कह नहीं सकते रहीम, लेकिन इनकी बनावट से लगता है कि ये कोई खास किस्म का यान है। ठीक कहा तुमने राम, ये हमारा धरती के नीचे चलता ट्रैपर शिप है और यहाँ आकर तुमने अपनी मौत बुला ली है। स्कॉर्प, क्रोध का लावा दौड़ता चला गया राम रहीम के चेहरे पर। स्कॉर्प को सामने देखकर शेर की भांति गरजे दोनों।
स्कॉर्प हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर आतंकवाद की आग लगाने का जिम्मेदार है तू। तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा राम। मौत का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुझे। आज रहीम देगा तुझे मौत। लेकिन क्या इतना आसान था स्कॉर्प तक पहुंचना? स्कॉर्प की मौत इतनी आसान नहीं है चूहो। तुम जैसे ना जाने कितने जासूस आए और मौत की गोद में समा गए, लेकिन स्कॉर्प आज तक वहीं है। नहीं, कसमसा उठे राम रहीम। कायर, दिखा ही दी ना अपनी जात। यदि हिम्मत है तो हमें आज़ाद कर, फिर देख हम कैसे तेरी बोटी बोटियाँ करते हैं। माफ़ करना बच्चों, यदि तुम सोच रहे हो कि स्कॉर्प को जोश दिलाकर तुम कोई गड़बड़ करने का मौका पा लोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। स्कॉर्प से दुश्मन को केवल एक चीज़ मिल सकती है, और वो है मौत। लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हें अभी नहीं मारेंगे, क्योंकि मरने से पहले तुम्हें देखना होगा हिंदुस्तान की तबाही का खेल। वो खेल जिसे खेलेगी साउंड किलर। 1800 का झरना बहाता चला गया स्कॉर्प। कसमसा उठे राम रहीम अपनी बेबसी पर। उफ, बहुत बुरी तरह जकड़ा गया हूँ मैं। शैडो पावर में बदलने का मौका तक नहीं है। काश मेरा हाथ इस समय यहाँ होता। कुछ देर बाद स्कॉर्प हिल के निकट धरती चीर कर प्रकट हुआ था ट्रैपर सीप। भड़ाक, बॉस आ गए। घन तवे पर पांव पड़ा हो ऐसे ऐसा चौका था। स्कॉर्प का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता इंडोक स्कॉर्प के साथ बंधनों में जकड़े बाहर आते राम रहीम को देखकर। राम रहीम, ये जीवित हैं? हाँ इंडोक, हमें धोखे में रखने के लिए मरने का नाटक किया था इन्होंने, पर चिंता मत करो, जल्दी इस नाटक को हकीकत में बदल देंगे हम। पर सबसे पहले तो ज़रूरी काम हमें अंजाम देना है वो पर सबसे पहले जो ज़रूरी काम हमें अंजाम देना है वो है साउंड किलर को अपने कब्जे में करने का। कुछ कुछ पल बाद स्कॉर्प के गुस्से का शिकार बन रहा था प्रोफेसर हरमन। अगर आज ये लड़की हमारे हाथ से निकल जाती तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार होती। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमने सही समय पर ट्रैपरशिप की मदद से इस लड़की को अपने कब्जे में कर लिया, वरना ये लड़की राम रहीम की करुणमयी आवाज़ से पसीज कर हमें टाटा करके उनके साथ चली जाती, और मैं तुम्हारे घटिया माइक्रोचिप्स पर चीख चीख कर लड़की को आदेश देने के चक्कर में पागल हो गया होता। सहमासा बोला प्रोफेसर हरमन। क्षमा कीजिए स्कॉर्प महान, मैंने जो माइक्रोचिप्स इस बच्चे के मस्तिष्क में लगाई है वो घटिया नहीं है। हाँ, कम पावर की ज़रूर है, और उसे मैंने ये सोचकर इस्तेमाल किया था कि कहीं ज़्यादा पावर से इस बच्ची को ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। मैं अभी इसकी जगह दुगुनी पावर वाली चिप्स लगा देता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर हरमन, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, लेकिन याद रखना यदि तुम असफल रहे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी ऑपरेशन होगा। यस बॉस। बाहर निकल गया प्रोफेसर हरमन साउंड किलर को लेकर कक्ष से। इधर स्कॉर्प ने दंदनाया अगला आदेश। इंडोक, उन चुज्जों को लाओ, अब उनका भी फैसला हो जाना चाहिए। यस बॉस। अगले ही पल फर्श से लिफ्ट की भांति बाहर निकले दो स्ट्रेचर, जिन पर बंधनों में जकड़े राम रहीम साक्षात मृत्यु की गोद में लेटे थे। राम रहीम, तुम उस लड़की को बचाने आए थे ना? अब देखते हैं तुम अपनी ज़िंदगी कैसे बचाते हो। स्ट्रेचर से जुड़े लोहे के सिकंजों में दबी मौत धीरे धीरे बढ़ने लगी राम रहीम की ओर। अब अपनी आंखों से तुम्हारे शरीर में सैकड़ों छेद होते देखूंगा मैं। किंतु बेबस होकर रह गए थे राम रहीम। स्कॉर्प हिल रहीम के हाथ का पीछा करते हुए स्कॉर्प के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके थे अमित, अनिल एम जॉन। यही है स्कॉर्प का हेडक्वार्टर। अंदर जाने से पहले हमें इन तीनों से निपटना होगा। अगले ही पल चीते की भांति झपटे अनिल, अमित, जॉन। तीनों गार्ड्स को ठिकाने लगा। एक बार फिर रहीम के हाथ के पीछे पीछे अंदर की तरफ भाग खड़े हुए तीनों। अंदर आने के पश्चात जॉन, राम रहीम के साथ साथ हमें साउंड किलर को भी ढूंढना होगा। तुम रहीम भाई के हाथ के साथ उनको ढूंढो, हम उस लड़की को ढूंढते हैं। ओके। अलग अलग दिशा में बढ़ गए दोनों ग्रुप। कुछ पल और राम रहीम, और फिर तुम्हारा नाम इस दुनिया से मिट जाएगा। ओ नो।
राम रहीम की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना होगा। दौड़ पड़ा था जॉन, लेकिन क्या इतना आसान था वहां तक पहुंचना? ओह नो! हर दिशा में लपलपा रही थी किरणें। बेहद फुर्ती से उछलकर बचा था जॉन, किंतु बचने के चक्कर में भाप नहीं पाया अपने इर्द गिर्द बुनते जाल को, जिसने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ओह गॉड! अब क्या होगा? यदि मैं राम रहीम की मदद को नहीं पहुंचा तो वह कमीने उन्हें मार डालेंगे। बेहद तेजी से काम कर रहा था जॉन का दिमाग। ये किरणें उस मशीन से निकल रही है, यदि वो मशीन नष्ट हो जाए तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ। जॉन की थ्योरी काम कर गई। अगले ही पल आज़ाद था वो। अब राम रहीम को बचाना है मुझे। इधर साउंड किलर की तलाश में आगे बढ़ते अनिल अमित पर झपट पड़ी थी मौत। तर 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 बेहद फुर्ती से स्वयं को बचाते हुए जवाबी हमला किया दोनों ने। पलक झपकते ही दोनों हमलावरों की लाशें जमीन पर तड़प रही थी और अनिल अमित पहुंच चुके थे अपनी मंजिल तक। ये तो वही लड़की है। हाँ, वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने जा रहा है। आओ अनिल, हमें उसे बचाना होगा। तूफान की भांति गोलियां बरसाते हुए भीतर प्रवेश किया दोनों ने। बच ना पाए ऑपरेशन थिएटर में मौजूद गार्ड और प्रोफेसर हरमन गोलियों की बाढ़ से। सबको मौत देकर उस मासूम को लेकर दौड़ पड़े दोनों जाबाज। इधर राम रहीम के चेहरे पर तांडव कर रही थी सिर्फ और सिर्फ दहशत। और ऐसा होता भी क्यों ना, मौत जो उनके करीब एकदम करीब आ चुकी थी। उफ, अब हम नहीं बच सकते। आज होकर रहेगी राम रहीम की मृत्यु। अचानक मौत की कालिमा की जगह जिंदगी की लाली फैलती चली गई राम रहीम के चेहरे पर। चिंता मत करो राम भैया, मसीहा बनकर वहां आ पहुंचा था जॉन। जॉन के रहते दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जॉन जॉन की गन से छूटी हवा में सनसनाती गोलियों ने चीर डाले स्कॉर्प के आदमियों के शरीर। आओ कुत्तों, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। इधर रहीम के कंप्यूटराइज्ड हाथ से छूटी किरणों ने पल भर में ही राम रहीम के बंधनों की धज्जियां उड़ाकर उन्हें आजाद कर दिया। थरथरा उठे थे स्कॉर्प और इंडोक के जिस्म अपनी ओर बढ़ते मौत के दूतों को देखकर। गार्ड्स गार्ड्स कहाँ मर गए सबके सब? उफ, कोई आ क्यों नहीं रहा? कोई नहीं आएगा स्कॉर्प, तेरे सभी आदमी अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं और अब तेरी बारी है। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। इससे पहले कि ट्रिगर्स पर कस जाती अनिल अमित की उंगलियां। रोक लिया उन्हें राम रहीम ने। ठहरो अमित, इस कुत्ते को मारने से पहले इसकी सूरत तो देख लो। हाँ, पता तो चले इस मास्क के पीछे किस शैतान का चेहरा छुपा है। आगे बढ़कर पलट दिया रहीम ने स्कॉर्प के चेहरे पर पड़ा मास्क। डॉक्टर रजत शर्मा, आईओपीएनएस का डायरेक्टर, ये स्कॉर्प है। और इसी के साथ उछल पड़े थे सभी। उनकी हड़बड़ाहट का भरपूर लाभ उठाया था इंडोक ने। एक छलांग लगाकर दीवार पर लगे लीवर पर झूल गया वो। इसी के साथ कांच के एक बड़े गोले ने ऊपर से गिरकर सभी को अपने कैद में ले लिया। टनाक! रहीम ने अपने हाथ की मदद से तोड़ना चाहा कांच के गोले को, लेकिन उफ, इस पर तो खरोच भी नहीं आई। कितनी भी कोशिश कर ले रहीम, ये विशेष बुलेट प्रूफ कांच का गोला है। इस पर तुम्हारे किसी भी प्रहार का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए आज़ाद होने की छोड़ो और अपने इष्ट देव को याद कर दो, क्योंकि कुछ देर बाद ये गोला तपने लगेगा और तुम्हें भुट्टे की भांति भून डालेगा। परंतु बॉस, इस तरह तो साउंड किलर भी मर जाएगी। मर जाने दो इस मनहूस को। पहले ही इसके चक्कर में पड़कर काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं हम। ना ये हमारी ज़िंदगी में आती और ना ही स्कॉर्प गैंग तबाह होता। बीते हुए चलचित्र की भांति स्कॉर्प उर्फ प्रोफेसर रजत शर्मा की आंखों के सामने घूमते चले गए जब आईपीओएनएस में कार्यरत उसका असिस्टेंट प्रोफेसर जगदीश वर्मा अपनी बेटी पारुल को अजीबोगरीब केस लेकर उसके पास आया था। तुम जानते हो वर्मा, क्या कह रहे हो तुम? ये असंभव है। मैं ठीक कह रहा हूँ सर। आज ही मुझे अपनी बेटी की इस चमत्कारी शक्ति का पता चला है, लेकिन कैसे? अचानक उसमें ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति कहाँ से आ गई? अचानक नहीं सर, कुछ माह पहले एक कार एक्सीडेंट में वो बेचारी अपनी बोलने की शक्ति खो बैठी थी, लेकिन मैं ना जानता था उस मासूम की एक शक्ति के बदले प्रकृति ने उसे एक दूसरी शक्ति प्रदान की थी, विध्वंस की शक्ति।
और इस बात का पता मुझे आज चला जब अचानक टीवी पर एक कार एक्सीडेंट का दृश्य देखकर वो चीख उठी और उसकी साउंड वेव्स ने कमरे में मौजूद हर हर चीज़ के परखच्चे उड़ा दिए। अब आप ही मेरी बच्ची का इलाज कर सकते हैं, आप ही उसकी ज़िंदगी फूलों से भर सकते हैं, गिड़गिड़ा उठा जगदीश वर्मा। परंतु मेरा ध्यान तो जमा था स्ट्रेचर पर लेटी पारुल पर, जिसे देखकर मेरे दिमाग में एक भयानक योजना पनप चुकी थी। इस लड़की की शक्ति अविश्वसनीय है और अब ये शक्ति मेरे काम आएगी। मैं इसे बनाऊंगा साउंड किलर। उसी रात मैंने अपने आदमियों की मदद से प्रोफेसर वर्मा और उसकी बेटी पारुल का अपहरण करवा लिया और पारुल को साउंड किलर बनाने के लिए मैं उस पर तरह तरह के परीक्षण करने लगा और मेरा सपना सफल भी हो जाता यदि मेरे ही गैंग के एक सदस्य को जो उसकी निगरानी करता था उससे हमदर्दी ना हो जाती। उफ, इस नन्ही सी जान पर इतना जुल्म, मैं ये अत्याचार नहीं होने दूंगा। वो कमीना उस बच्ची पर होते अत्याचार को ना देख सका और उसने उसे उसके पिता जगदीश वर्मा को वहाँ से भगा दिया। उस गद्दार को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, पर ये लड़की मेरे हाथ ना लग सकी और आज जब लगी तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका है। परंतु जिस तरह मेरे साम्राज्य का अंत हुआ है उससे भी ज़्यादा भयानक अंत होगा इसका और मेरी तबाही के जिम्मेदार इन लोगों का। इनके मौत के बाद मैं पुनः स्कॉर्प गैंग का गठन करूंगा और तब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। इधर अंगार की भांति तड़प रहा था गोला, जिसमें कैद सभी लोगों के चेहरे पर मौत नाच उठी थी। उफ, हमारा हर प्रयास असफल रहा इस गोले को तोड़ने में और तपिश बढ़ती ही जा रही है। अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन अभी भी जिंदगी की चमक बरकरार थी राम के चेहरे पर। जहाँ मानवीय शक्तियाँ विफल हो जाती हैं वहाँ काम आती है देवी शक्तियाँ। क्या मतलब, सब समझ जाओगे, लेकिन पहले अपने हाथ की सहायता से इस लड़की को होश में लाओ। कुछ ना समझते हुए रहीम ने अपने हाथ से छोड़ी सर्द किरणें, जिन्होंने तुरंत अपना असर दिखाया। एक झटके से उठ बैठी उस मासूम के आगे राम ने जोड़ दिए अपने दोनों हाथ। हम सब की जान खतरे में है, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। एक ही पल में स्थिति की गंभीरता को समझ गई वो, तभी तो चीख पड़ी। इसी के साथ विशेष बुलेट प्रूफ कांच के गोले की धज्जियां उड़ गई। छनाक आज़ाद होते ही रहीम ने हैरान खड़े स्कॉर्प इंडो को संभलने का कोई मौका नहीं दिया था। बस अब तेरे दिन पूरे हो गए कुत्ते। रहीम के अगले बार को विफल किया इन नन्हे हाथों ने। ओह बेबी, क्यों रोका तुमने मुझे? इस हत्यारे को मौत देने से क्यों रोका तुमने मुझे? पर रहीम की बात का जवाब देने के लिए वो लड़की वहाँ थी कहाँ? वो तो अपनी आंखों में धधकता ज्वालामुखी लेकर स्कॉर्प इंडो की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर हलाल होते बकरे की भांति मिमिया उठे थे दोनों। नहीं पारुल, रुको, नहीं, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ बेटी। लेकिन कहाँ सुनी उसने उसकी फरियाद। उसके कानों में तो गूंज रही थी अपने पिता की अंतिम चीख, जिसने हिलाकर रख दिया था उसके नन्हे मस्तिष्क को। अगले ही पल जैसे आंखों से बरस पड़ा खून और मुंह से निकल पड़ा जैसे ज्वालामुखी का लावा। पारुल, जिसने खत्म कर डाला स्कॉर्प उर्फ प्रोफेसर रज्जत और इंडोक के अस्तित्व को। कुछ देर बाद बाल आश्रम में मौजूद थे सभी। इंडोक और स्कॉर्प की खूनी कहानी आज समाप्त हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इस मासूम को उठाना पड़ा। अब इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है गूनी बाबा। चिंता मत करो बेटे, हम ही क्या, आश्रम का हर बच्चा इस मासूम पर प्यार की बौछार कर देगा। हाँ राम भैया, अब अकेली नहीं है हमारी बहन। हम अपनी बहन को इतना प्यार देंगे कि ये अपने पिता को क्या, दुनिया को भूल जाएगी। फूट फूट कर रोते हुए अपने पांचों भाइयों से लिपट गई उसकी वो मासूम प्यारी बहना। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। चाहे वो भिखारी हो,
सब कान खोलकर सुन लो। बुंदा अब भिखारी नहीं रहा, दादा बन गया है। बुंदा दादा। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे सिर्फ मौत मिलेगी। या फिर विद्यार्थी, सर इसे मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ कि अगर आपने हमें नकल करने से रोका तो। या कोई और। जब से ये AK-47 हाथ लगी है, पकड़े जाने का खतरा तो दूर हो गया है। अब तो सोचता हूँ कि जेब काटना छोड़कर बैंक लूटने शुरू कर दूँ। ट्राट ट्राट ट्राट। पीछे हटो। सबके हाथों में विस्फोटक हथियार यूं नजर आने लगे थे मानो बच्चों के खिलौने हो। कहाँ से आए थे ये हथियार, जानने के लिए पढ़ें कुर्कबांड उर्फ चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड का शानदार कॉमिक कुर्कबांड और AK-47। हम हैं दुश्मन त्रिकाल के। दुश्मन ही दुश्मन, शत्रु ही शत्रु। हर कोई प्यासा है त्रिकाल देव के खून का। विश्वास ना हो तो पढ़ लीजिए ये अनोखा कथानक। हमारा दावा है कि पढ़कर हम ही नहीं आप भी कह उठेंगे, हम हैं दुश्मन त्रिकाल के। राम रहीम के एक से बढ़कर एक सनसनीखेज एवं लोकप्रिय कॉमिकों की अभूतपूर्व कामयाबी के बाद मनोज कॉमिक्स पेश करते हैं राम रहीम का एक और सुपरहिट कथानक, विलेन। विलेन जो कानून तोड़कर करेगा कानून की हिफाजत। राम रहीम का खून के आंसू रोता, बदले की भावनाओं में तड़पता एवं सेंटिमेंट्स से भरपूर कॉमिक्स पढ़ना ना भूलें। मैं वो हूँ जो जुर्म के ठेकेदारों द्वारा सताए हुए बच्चों को इंसाफ दिलाकर रहूँगा, जिसका अपना कानून होगा, जो खुद सजा देगा। नाम है मेरा विलेन। तो इसी के साथ ये कॉमिक्स भी यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।